नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले बात पॉलिटिक्स की, क्योंकि कल के चुनाव नतीजों के बाद आज देश में पॉलिटिकल मसाला बहुत बढ़ गया है। अब महाराष्ट्र का नंबर आने वाला है, जिसके लिए भूमिका तैयार होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हफ्ते में दूसरी बार जाति की काट के लिए हिंदू एकता का कार्ड चल दिया है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती, ताकि वो पर राजनीतिक रोटियां सेकती नहीं। हिंदू एकता का जिक्र और कांग्रेस पर निशाना। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में विकास योजनाओं की शुरुआत करते हुए हफ्ते भर में दूसरी बार इस तरह का बयान दिया है। का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों को डराकर और हिंदुओं को लड़ाकर वोट लेती है। विपक्ष कह रहा है कि ये काम तो सालों से बीजेपी करती आई है। जितनी बातें किया ये बीजेपी कर रही है ना, मुसलमान तो कांग्रेस तो नहीं कर रही है। कांग्रेस राज तो है ही नहीं। जब कांग्रेस राज आएगा तो बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस तो ये नहीं कर रही है। आप ही लोग रोजाना ये कर रहे हैं। असल में हो ये रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के वक्त से ही जाति का कार्ड खेल रहे हैं, कभी आरक्षण तो कभी जातीय गणना को मुद्दा बनाकर। अब इसी कार्ड की काट के लिए महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू एकता की बात को जोर शोर से उठा रही है। हम जो कांग्रेस के विचारधारा से पैदा हुए हैं, हमारी नीति पूरे भारत को जोड़ना है। हमारी नीति में धर्म जात की राजनीति है ही नहीं। धर्म के नाम पे कौन किसको डरा रहा है ये पूरा भारत जानता है। महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेस मराठा किसने लड़ाई लगाई? पूरे दलितों को मालूम है कि अपने में लड़ाई कौन लगाता है। महाराष्ट्र में 1-2 दिन में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हिंदू एकता वाली बात अभी 2 दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो बटोगे और कटोगे वाली बात पहले से कह रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में अब चुनाव आने वाले हैं और आने वाले दिनों में इस तरह की बयानबाजी के जरिए माहौल को गरमाने की कोशिश होती रहेगी। देखिए, हरियाणा में हार क्या हुई, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घर में बर्तन टकराने की आवाजें आने लगी। उद्धव की शिवसेना ने कांग्रेस से कल ही पूछ लिया था कि साफ साफ बताएं, साथ लड़ेगी या अकेले। आज सामना में कांग्रेस को 4 बातें और सुना दी गई। टू द पॉइंट राजनीति ये है कि महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस के भाव ताव नीचे ला रही है। समझा रही है कि अकेले अकेले के चक्कर में रहोगे तो महाराष्ट्र में भी वही हाल होगा जैसा हरियाणा में हुआ। काँग्रेस पक्षाला सुद्धा एक भूमिका घ्यावी लागेल। अनेक राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये स्वबळावर लढायचं असेल काँग्रेसने देशभरात, मग त्यांनी तशी ती भूमिका घेतली पाहिजे। मग इतर पक्ष आपापला निर्णय त्या त्या राज्यामध्ये घेतील। आज उद्धव की सेना मुखपत्र सामना में और खुलकर बोली, जीत को हार में बदलना कोई कांग्रेस से सीखे। बीजेपी विरोधी लहर भी फिर भी कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों से सीखना होगा। घटकों को दूर रखने में राज्य हाथ से निकल गया। इंडिया गठबंधन के लिए ये तस्वीर अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र में टिकटों को लेकर महाविकास अघाड़ी अभी तोलमोल राउंड में। अनुमान है कांग्रेस ज्यादा रखने और कम देने के मूड में है। आज इतना ही बोली कि खुलेआम बयानबाजी ठीक नहीं है। सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करें। बिल्कुल आपत्ति है। वहीं नागपुर में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाविकास आघाडी में कलह अभी और बढ़ेगी। महाराष्ट्र में एनडीए ही फिर जीतेगा। कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले ते तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। महाविकास आघाड़ी में कलह के और भी बिंदु हैं। दादर में शिवसेना यूबीटी ने फिर पोस्टर लगाए कि सीएम उम्मीदवार उद्धव ठाकरे ही होना चाहिए। ये भी कांग्रेस पर दबाव बनाने का एक ट्रेलर है। सिर्फ शिवसेना ने नहीं, कांग्रेस को इंडिया अलायंस के दूसरे साथियों ने भी लेक्चर दिया है। कांग्रेस को अपना व्यवहार बदलने के लिए कहा है। जैसे को तैसा की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि अब वो भी दिल्ली में कांग्रेस को दूर रखेगी और अकेले ही लड़ेगी। आप होंगे 150 साल पुरानी पार्टी,
किया होगा देश पर 50 साल राज, दिए होंगे देश को कई कई प्रधानमंत्री। लेकिन आज क्या हो, कहां हो, उस हिसाब से बात करो। ये मजमून है उस बर्ताव का जो 2 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद इंडिया अलायंस के दल अब कांग्रेस के साथ कर रही हैं। आज आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि कांग्रेस ने हरियाणा में उसे सीटें नहीं दी, अब दिल्ली में वो भी नहीं देगी। दिल्ली में अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकार से भरी भाजपा। इंडिया अलायंस के और भी दलों ने कांग्रेस को बोल दिया कि जब चाहा हाथ पकड़ा, जब चाहा छोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। उधर उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस से पूछ लिया कि जम्मू में सीटें तो बहुत मांगी थी, फिर जीत क्यों नहीं पाए। हरियाणा में अकेले लड़ने पर उमर इतना ही बोले, कांग्रेस चिंतन करे। हरियाणा के नतीजे मुझे लगता है उनके लिए और ज्यादा एक झटका लगा इससे। अब कांग्रेस वाले अंदरूनी तौर बैठ के इस नतीजे का, इन नतीजों का जो है वो हिसाब लेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 32 सीटें लड़कर 6 ही जीत पाई। एनसी का स्ट्राइक रेट 82% था, वही कांग्रेस का सिर्फ 18%। इंडिया अलायंस यही समझा रहा है द ग्रैंड ओल्ड पार्टी को। देखिए, जैसा मार्केट में होता है ना, झटका खाते ही किसी कंपनी की कीमत औने पौने दामों में चली जाती है, वैसा ही राजनीति में भी है। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की कीमत भी 10 में से सिर्फ 2 सीटों की लगा दी है। अपने 6 कैंडिडेट घोषित भी कर दिए। जैसे मध्य प्रदेश चुनाव के पहले कमलनाथ ने कह दिया था कौन अखिलेश वखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। समझिए वैसा ही अखिलेश ने यूपी उपचुनाव के पहले कह दिया कौन कांग्रेस वांग्रेस। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से आधी बातचीत के बीच ही उपचुनाव के लिए 10 में से 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए। करहल सीट से तेज प्रताप सिंह यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बना दिया। माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का रिफ्लेक्शन है वो हमें देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में बाकी सीटों पे भी जो समझौते हैं इंडिया अलायंस के साथ, सभी सीटों पे जो नाम है उसकी घोषणाएं हो जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश बाकी 4 में से सिर्फ 2 सीट कांग्रेस को देना चाहते हैं, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट। कांग्रेस कह रही है कि 2 सीट तो बहुत कम है, ऐसे कैसे चल पाएगा। इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, तो इस पे इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहर्ष स्वीकार करेगी। वहीं बीजेपी ने दूर से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मजे लिए, कह दिया कि कांग्रेस जैसा घटक दलों से करती है अब खुद भुगतेगी। समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। मतलब जरूरी नहीं कि लोकसभा में फ्रंट सीट वाली ट्यूनिंग यूपी में भी दिखे। कांग्रेस 2 सीटों पर जल्दी नहीं मानी तो समाजवादी पार्टी उन पर भी टिकट घोषित कर सकती है। बहरहाल कांग्रेस को हरियाणा की हार अब भी नहीं पच रही है। वो चुनाव आयोग के लिए शिकायतों का पुलिंदा बना रही है। आज राहुल गांधी ने कहा हार का पूरा विश्लेषण करेंगे। हमने भी विश्लेषण किया और 2 ही कारण दिखे, बगावत और अकेले लड़ना। जैसे मध्य प्रदेश चुनाव के पहले कमलनाथ ने कह दिया था कौन अखिलेश वखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। समझिए वैसा ही अखिलेश। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने जलेबी के जरिए जीत हार का एजेंडा सेट करने की कोशिश की। जिस गोहाना में राहुल ने अपनी विजय संकल्प यात्रा के दौरान जलेबी का जिक्र किया, उस गोहाना में कांग्रेस हार गई। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। राहुल की विजय संकल्प यात्रा 12 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। उनमें से बहादुरगढ़, सोनीपत, लाडवा, खरखौदा, गन्नौर, गोहाना, ये वो 6 सीट जहां कांग्रेस हारी। कल के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा,
जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। पार्टी विश्लेषण तो तब करेगी जब करेगी। हमने कांग्रेस की हार का जो पोस्टमार्टम किया, उसमें 2 बड़े पॉलिटिकल फैक्टर्स नजर आए। पहला बगावत, दूसरा गठबंधन। 1.5 दर्जन सीटों पर कांग्रेस के बागी मैदान में उतरे। 17 सीटों पर कांग्रेस को इन्होंने हराने में अहम भूमिका निभाई। कुछ उदाहरण देखते हैं। पुंडरी में कांग्रेस उम्मीदवार को 26,341 वोट मिले, जबकि बागी को 40,608 वोट। हार जीत का अंतर सिर्फ 2,197 रहा। अंबाला कैंट में बागी को मिले 52,581 वोट, कांग्रेस को 14,469। अंतर रहा 7,277 का। उचाना कला में कांग्रेस को 48,936 वोट मिले, बागी को 31,456। कांग्रेस हारी तो सिर्फ 32 वोट से। बल्लभगढ़ में कांग्रेस चौथे नंबर पर पहुंच गई। जीत हार का अंतर 17,730 रहा, कांग्रेस को 8,674 वोट मिले, बागी को 44,076। आम आदमी पार्टी से गठबंधन न करने का भी नुकसान कांग्रेस को हुआ। 8 सीटों पर जीत हार का अंतर जितना रहा, उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिल गए। देखिए, हरियाणा में हमने वो पंचतत्व भी तलाशे हैं जिनकी वजह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस जीत के नायक बने। वो 5 खूबियां जिनकी वजह से हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी। ये मुलाकात खास है। ये मुलाकात एक विश्वास है। ये मुलाकात भविष्य की आस है। हरियाणा में मिली बंपर जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे तो पीएम मोदी से मुलाकात की, बधाई दी और आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के लिए आया था मैं और बधाई दी है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में है। दिल्ली में नायब अमित शाह से भी मिले, राजनाथ से भी मुलाकात हुई और जेपी नड्डा के घर भी गए। मेल मुलाकात का ये सिलसिला जब दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचा तो फूलों के गुलदस्ते के साथ शानदार स्वागत हुआ। जो बाकी स्टाफ है, जो बाकी सहयोगी है, उनको जो है उनको धन्यवाद जो है दिया जा रहा है, उनको दी जा रही है बधाई। अब ये तय है कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के सीएम होंगे। आखिर नायब कैसे हरियाणा की इस जंग में सफल कप्तान साबित हुए, इसे 5 पॉइंट से समझिए। 6 महीना पहले नायब सीएम बने, लोगों ने जनता का चेहरा माना और भरोसा किया। बीजेपी ने गैर जाट वोटर्स को सेट करने के लिए पिछड़ी जाति का सीएम बनाया। गैर जाट पिछड़े लामबंद हो गए। डाउन टू अर्थ नेता माने जाते हैं, संगठन से आए हैं, लिहाजा सबको लेकर चलने की खूबी ने लोकप्रिय बनाया। बहुत तामझाम के साथ राजनीति ना करने वाले माने जाते हैं, लिहाजा जमीन से जुड़ा होने की छवि लोगों के बीच बनी। और सबसे बड़ी बात, पार्टी के आला कमान का आशीर्वाद रहा। मोदी से लेकर अमित शाह और नड्डा सब ने खुलकर काम करने का मौका दिया। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस बार 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए जाएंगे, जिसमें एक दलित बिरादरी से हो सकता है। दशहरे के बाद विधायक दल की बैठक होगी। संभावनाएं हैं कि हो सकता है, त्योहार का दिन है अभी और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो जैसा भी डेट हमें मिलेगी हम बताएंगे। बीजेपी ने न सिर्फ ऐतिहासिक जीत हासिल की है बल्कि रिकॉर्ड भी बनाया है। और अब जीत का असर ऐसा पड़ा है कि जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं उन्होंने बीजेपी के साथ आने का फैसला कर लिया है। हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। अब सदन में बीजेपी की संख्या बढ़कर 51 के शुभ अंक पर पहुंच गई है। हरियाणा में बीजेपी की जीत में बड़ा रोल दलित समाज का रहा। जो दलित समाज लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के साथ था, वो विधानसभा चुनाव में बदल गए। नाराजगी की वजह भी उन्हें कांग्रेस ने ही दी है। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है
कि उनसे फसलों पर एमएसपी किसने दी? हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बयान हरियाणा चुनाव नतीजों के अगले दिन दिया। दलित समाज का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। दलित वोटर्स ने ही आखिरी वक्त में जो किया उससे हरियाणा की पूरी पिक्चर बदल गई। 17 सुरक्षित सीटों में से बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 9 पर जीत मिली। हुआ ये कि हरियाणा का चुनाव आखिरी वक्त में जाट वर्सेस गैर जाट का हो गया। सैलजा फैक्टर की वजह से दलित वोटर कांग्रेस से छिटक गए और बीजेपी के साथ चले गए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बिना प्रोजेक्ट के ही भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सीएम फेस बन गए थे। सैलजा समर्थकों को ये बात पच नहीं रही थी। रही सही कसर पूरी कर दी बीच चुनाव में सैलजा पर हुड्डा समर्थकों की विवादित टिप्पणी ने। हरियाणा की 90 सीटों में से 35 पर दलित वोटर्स का प्रभाव है। लोकसभा में कांग्रेस प्लस को 68% दलित वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में सैलजा की नाराजगी ने दलितों को बांट दिया। सैलजा दलित बिरादरी की जिस कम्युनिटी से आती है उसकी आबादी 12% है और बताया जा रहा है कि इस बिरादरी ने आखिरी वक्त में बीजेपी को वोट दे दिया। और अब कश्मीर की बात करते हैं। क्या चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला ने 370 बहाली की मांग ठंडे बस्ते में डाल दी है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कश्मीर में ही कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है। आज उमर ने कहा उनकी पहली मांग होगी पूर्ण राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने और उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने में कोई सस्पेंस नहीं बचा। सूत्रों से खबर है कि 5 निर्दलीय विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। इनके शामिल होते ही उमर अब्दुल्ला के नंबर और बढ़ जाएंगे। सवाल है कि नई सरकार पहले क्या करेगी? तो सुई 2 कामों पर अटकी है। राज्य का दर्जा लौटाने की मांग, अनुच्छेद 370 बहाली की मांग। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार बनते ही पूर्ण राज्य के दर्जे पर विधानसभा में प्रस्ताव पास करेंगे। उसके बाद पहला दौरा दिल्ली का करके प्रधानमंत्री से मांग दोहराएंगे। हुकूमत बनने दीजिए, फिर हुकूमत को जो है कैबिनेट के जरिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और फिर वो रेजोल्यूशन लेके दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। आपको बताते हैं स्टेटहुड ना मिलने पर क्या हो सकता है। राज्य में प्रशासन की कमान केंद्र के हाथ में ही रहेगी। सरकार के फैसलों पर एलजी की सहमति जरूरी होगी। राज्य सरकार और एलजी के बीच टकराव रह सकता है। सियासी जंग से जम्मू कश्मीर के काम अटक सकते हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जे का वादा सारे दलों के घोषणा पत्र में था, लेकिन अनुच्छेद 370 की बहाली पर अब्दुल्ला ने सिर्फ कोशिश करने का वादा किया था। हमने ये कहा था कि हम इस इशू को जिंदा रखेंगे और हम उस बात पे कायम हैं। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हम इससे जुड़े हुए हैं। उमर अब्दुल्ला भूमिका बना चुके थे कि जिन लोगों ने 370 हटाई उन्हीं से उसकी बहाली मांगना बेमानी है। आज इसी पर इंजीनियर राशिद ने उन्हें घेर लिया। अभी उमर साहब ने हलफ भी नहीं लिया, अभी 24 घंटे रिजल्ट को नहीं हुए। उसने कल लड़े बगैर ही हथियार खड़ा कर दिया कि 370 मोदी सरकार से मैं वापस नहीं मांग सकता हूँ। अरे फिर किस लिए तुमने मैंडेट लिया? इलेक्शन तुमने इस मुद्दे पर लड़ा। अरे बाबा फिर तुमने इलेक्शन लड़ा क्यों? मांगना तो आपको, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आपको उसके लिए जुद्दजहद करनी है। 370 पर केंद्र सरकार कई बार बोल चुकी है कि इसे भूल ही जाओ। अलगाव की ये धारा अब कभी नहीं लौटेगी। और अब बढ़ते हैं कुछ और सियासी खबरों की तरफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक बार फिर टकराव हो गया है। वजह है दिल्ली का सीएम हाउस। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी के इशारे पर सीएम आतिशी का सामान सीएम हाउस से निकलवा दिया गया है। ये दिल्ली का वही आलीशान सीएम हाउस है जो कुछ दिन पहले तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का सरकारी बंगला था। लेकिन अब दिल्ली के सीएम हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने इस बंगले पर ताला जड़ दिया है। दिल्ली के सीएम दफ्तर की ओर से आरोप लगाया गया कि बंगला खाली करने के लिए एलजी के आदेश पर मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ये बंगला बीजेपी के किसी नेता को आवंटित किया जाएगा।
लाइन्स स्थित 5 फ्लैगस्टाफ रोड की तस्वीरें मेरे सहयोगी मान के कैमरे से आप देख सकते हैं। ये वो घर है जो दिल्ली के सीएम का सरकारी आवास है, जिसे फिलहाल पीडब्ल्यूडी की तरफ से सील कर दिया गया है, डबल लॉक कर दिया गया है। भी अंदर पीडब्ल्यूडी के कुछ कर्मचारी जो है वो मौजूद हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पीडब्ल्यूडी ने कोई मीडिया में आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना कुछ और है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री हटने के बाद एक नौटंकी की गई कि हमने पोजीशन दे दिया है। सुनीता केजरीवाल जी चाबी दे रही हैं और फोटो खींचने के बाद चाबी वापस ले ली। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर पहले भी राजनीति गर्मा चुकी है। जब अरविंद केजरीवाल पर सीएम हाउस पर करोड़ों रुपए खर्च करके रेनोवेशन करवाने के आरोप लगे थे, लेकिन केजरीवाल के बंगला छोड़ने के बाद सीएम हाउस ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति गर्मा दी है। बंगले की लड़ाई वैसे पटना में भी काफी आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगला खाली करते वक्त कई सामान समेट कर ले जाने का आरोप लगाया था। इस पर तेजस्वी ने आज बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को कानूनी कार्रवाई का अल्टीमेटम तक दे दिया है। पटना के देश रत्न मार्ग का बंगला नंबर 5। रविवार को तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया। बीजेपी की तरफ से आरोप लगे कि एसी से लेकर बेसिन और टूटी तक तेजस्वी खोल कर ले गए। आज पहली बार तेजस्वी ने इस पर चुप्पी तोड़ी। बिना प्रमाण दिए हुए कोई भी आरोप लगा रहा है। भवन निर्माण विभाग को क्या बोला भाई, क्यों नहीं भवन, कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे दे रहा, कैल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया। जो लोग बोलने हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। सोमवार को बाकायदा मीडिया का कैमरा बुलाकर बीजेपी से जुड़े लोगों ने घर दिखाया और तेजस्वी पर आरोप लगाए थे। लेकिन आज जब तेजस्वी के पलटवार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से सवाल हुआ तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। बात करे कि कोर्ट में घसीटेंगे जो हम पर हमको तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। देखिए, जहाँ उनको जवाब देना है देते रहेंगे। पटना का ये बंगला डिप्टी सीएम को आवंटित होता है। पहले इसमें सुशील मोदी रहे, फिर तेजस्वी यादव और अब कल सम्राट चौधरी शिफ्ट होने वाले हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में आज झगड़ा हो गया, जिसमें काले कोट वाले लोग सफेद कुर्ते वालों पर भारी पड़ गए। चुनाव में धांधली की खबर पर विधायक योगेश वर्मा पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां वकीलों के एक गुट ने उन पर हमला बोल दिया। पुलिस सुरक्षा के बीच सफेद कुर्ता और पायजामे में दिख रहे शख्स लखीमपुर सदर से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा। विधायक जी के सामने सफेद कमीज और काली पैंट में आधम के जनाब हैं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह। पुलिस वालों के साथ आ रहे विधायक योगेश वर्मा की सामने से आ रहे अवधेश सिंह से बहस हुई। तभी बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने लपक कर विधायक जी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। पुलिस वाले अभी मामला कंट्रोल कर पाते और विधायक जी के समर्थकों को कुछ समझ आता, इसके पहले ही वकील साहब के समर्थक भी पीछे से विधायक जी पर टूट पड़े। ये मामला कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव से जुड़ा है। कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा अध्यक्ष पुष्पा सिंह विधायक की पिटाई करने वाले अवधेश सिंह की पत्नी है। दूसरा गुट विधायक योगेश वर्मा से जुड़ा है। आरोप लगे कि अवधेश सिंह का गुट विधायक के समर्थकों को पर्चा तक नहीं भरने दे रहा। इसी के खिलाफ बीजेपी विधायक योगेश वर्मा कोऑपरेटिव बैंक पहुंचे, लेकिन वकीलों का गुट उन पर भारी पड़ गया। राजू अग्रवाल से पुष्पा सिंह और पुष्पा सिंह के हस्बैंड अवधेश सिंह अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, यानी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष इस तरीके की गुंडई कर रहे थे कि आज उन्होंने भी मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। वो उनके गुंडे, जितने भी गुंडे थे उनके सारे, वो सब के सब, और उसमें एक इमरान लड़का है जिसने पीछे से हमारे ऊपर वार किया है,
उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा और जिन जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत की उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा भले ही अपने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त उन पर वकीलों के गुट ने हमला किया उस वक्त करीब 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर ही मौजूद थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उसी वक्त अगर पुलिस मुस्तैद रहती तो विधायक जी पिटाई से बच जाते। देखिए, पता करना मुश्किल है कि कभी चाय में तो कभी रोटी में थूकने के बाद उसे परोसने के पीछे की मानसिकता आखिर क्या है, लेकिन ऐसी चीजें विवाद पैदा करती हैं। अब 2 नए मामले उत्तराखंड से सामने आए हैं। मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड रसोई और रोटी बनाने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक रेस्टोरेंट की है। आरोप है कि रोटी बनाने वाला शख्स रुमाली रोटी को तवे पर डालने से पहले उस पर थूक रहा है। सोशल मीडिया पर यही वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो देहरादून के इनामल्ला बिल्डिंग में चल रहे एक रेस्टोरेंट की रसोई का बताया जा रहा है, जिसके बाद देहरादून पुलिस इस मामले को लेकर सक्रिय हो गई। वाली रोटी बनाते वक्त कुछ आपत्तिजनक उसमें ऐसा सीन लग रहा था कि उसमें है, तो उसको देखते हुए जो इसका कारीगर है, साथ ही साथ जो वहाँ का ओनर है, उनको चौकी पर ले आया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। विजुअल में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि एक संवेदनशील प्रकरण हो जाता है ऐसा कोई खाने पीने की चीज़ और उसमें कहीं कोई ऐसी बात आती है तो नेचुरल सी बात है, पुलिस उसमें इंटरवेंशन करती है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के मसूरी से भी सामने आया। मसूरी के लाइब्रेरी चौक से एक चाय वाले की चाय बनाने के बर्तन में थूकने की तस्वीरें सामने आई। एक शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज नवरात्र का 7वां दिन है। पूरा देश शक्ति की उपासना कर रहा है। आपको कुछ मंदिरों और पंडालों की झलक दिखाते हैं। नवरात्र का 7वां दिन। तेलंगाना से मां दुर्गा की इस खास तस्वीर को देखिए। 20, 50, 100, 200 और 500 मां दुर्गा के पंडाल को हर नोट से सजाया गया है। यहाँ फूल भी नोटों से बने हैं। आसिफाबाद के मंदिर में 55,55,555 रुपए के नोट इस्तेमाल किए गए। पटना हो, अयोध्या हो, देश के अलग अलग कोनों से भक्ति की तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में बड़ी देवकाली के मंदिर पर भक्तों ने पूजा अर्चना की, तो वहीं पटना के तिरुवंतेश्वर माता के मंदिर में विशेष पूजा की गई। सरस्वती रूप जैसे ही प्रकट हुआ, भक्त झूम उठे। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का पाकिस्तान में पहले तो खूब स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही उसने ऊल जुलूल बातों से जहर फैलाना शुरू किया, विरोध भी शुरू हो गया। अब शहबाज सरकार से मांग की जा रही है कि इसका जल्द पाकिस्तान से पैकअप करो। पाकिस्तान की सरकार ने जिस जाकिर नाइक का अपने देश में रेड कारपेट वेलकम किया था, अब वही विवादित इस्लामिक उपदेशक अपने बयानों के जरिए पाकिस्तान सरकार का सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। पाकिस्तान में धड़ाधड़ बेतुके बयान दे रहे जाकिर ने अब महिलाओं की शादी को लेकर ऐसा जहर उगला, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानी भड़क गए। दरअसल पाकिस्तान में कार्यक्रम के दौरान जाकिर नाइक ने शादी ना करने वाली महिलाओं को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया। को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। ऐसे बयानों के बाद अब पाकिस्तानी खुद अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि जाकिर को पाकिस्तान बुलाया किसने, लेकिन जाकिर की जुबान थमने का नाम नहीं ले रही। एक कार्यक्रम के दौरान बढ़ते बाल और यौन शोषण से जुड़ा सवाल पूछने पर जाकिर नाइक एक मुस्लिम युवती पर भड़क गया। रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। हो ही नहीं सकते। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। इससे पहले जाकिर नाइक के उस बयान पर भी पाकिस्तानियों ने अपना सिर पीट लिया।
जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका में रहने वालों की बजाय पाकिस्तान में रहने वालों की जन्नत में जाने की संभावनाएं ज्यादा मजबूत होती। ऐसे ही बयानों के चलते 1 महीने की यात्रा पूरी होने से पहले ही पाकिस्तानी जाकिर नाइक से तौबा करने लगे हैं। वैसे पाकिस्तान के लोग अपने उन नेताओं से भी परेशान हैं जो विधानसभा में भी गली मोहल्ले के मवालियों जैसे लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा में कल ऐसी ही मारपीट हुई। हंगामा, झगड़ा और गाली-गलौज। ये किसी गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की विधानसभा का हाल है। तस्वीरें पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा की है। सत्ता और विपक्ष के विधायक आपस में ही भिड़ गए। अब इस हंगामे की वजह भी जान लीजिए। जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विधायक इकबाल वजीर ने कैबिनेट मंत्री मोहम्मद दावर के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बीते मंगलवार को सदन चल रहा था, तभी विधानसभा गैलरी में बैठे मंत्री के समर्थकों ने विधायक के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, धमकी दी। फिर क्या था, सदन ही अखाड़ा बन गया। सुरक्षा बलों ने सभी को रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन विधायक कहां रुकने वाले। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लोग लिख रहे हैं, जब पाकिस्तान के विधायकों का ये हाल है तो आम लोगों का भला ये क्या करेंगे। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का एक्शन जारी है। 50 हिजबुल्लाह के कमांडर्स मारे गए। दिन हो या रात, हवाई हमले हो या फिर ग्राउंड ऑपरेशन, लेबनान में इजरायल के हमले इतने बढ़ चुके हैं कि हिजबुल्लाह घुटनों पर आ चुका है। तभी हिजबुल्लाह अब बिना किसी शर्त सीज फायर की मांग कर रहा है। एक बार इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। यह लेबनान में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन है। ऐसे ही ऑपरेशन में बीते मंगलवार को इजरायल ने हिजबुल्लाह के 50 लड़ाकों को मार गिराया, जिसमें 6 बड़े कमांडर भी थे। और सबसे आखिर में आज की नोबेल खबर। मेडिकल साइंस और फिजिक्स के बाद अब केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने साल 2024 में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए 2 हिस्सों में कुल 3 वैज्ञानिकों के नामों का ऐलान किया है। डेविड बेकर को नोबेल पुरस्कार कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है, जबकि डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को नोबेल पुरस्कार प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। तीनों की रिसर्च प्रोटीन पर है। डेविड बेकर ने नए प्रोटीन का उत्पादन किया है, जबकि हसाबिस और जंपर ने 50 साल पुराने स्ट्रक्चर को डिकोड करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया है। डेविड बेकर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में काम करते हैं। हसाबिस और जॉन जंपर लंदन के गूगल डीप माइंड में काम करते हैं। अब सबकी नजर 3 और नोबेल पुरस्कार पर है। गुरुवार को साहित्य के नोबेल, शुक्रवार को शांति के नोबेल और सोमवार को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।